हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चल रहा था, जिसमें हमने तमाम बातें कर ली हैं आपसे। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने जाना, अकाउंटिंग प्रोसेस से बुक कीपिंग, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशन को देखा, कैरेक्टरिस्टिक या क्या फीचर्स होता है आपका, ये हमने देखा। क्या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है अकाउंटिंग का, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं, और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक देख लिया है। इतना टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस सीमा तक काम कर सकता है, यानी क्या लिमिटेशन होता है, यानी अकाउंटिंग क्या नहीं कर सकता है, जो अकाउंटिंग को करना चाहिए पर वो क्या नहीं कर सकता है। ये आज हम आपको बताएंगे कि क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। इसको हम आज पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे जब आप बीमार पड़ते हो तब आपको कुछ दवा की ज़रूरत होती है, आप दवा खाते हो, लेकिन बोलता है कि इस दवा का ये साइड इफ़ेक्ट भी है। कोविड के समय बहुत सारा इंजेक्शन ऐसा लगाया गया इंसुलिन वगैरह का, जिसका इंजेक्शन तो लगाया गया कोविड के पेशेंट को, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा था। बोलते उस समय आपका जो भी कोविड का मेडिसिन चल रहा था, एक्चुअली में कोई कोविड का मेडिसिन ही नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि लोग अलग अलग मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे जो कि पहले से था। अब उसमें से हम भी बहुत सारे मेडिसिन का नाम जानते हैं, जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, है ना, इवरमेक्टिन हो गया। इसमें बहुत सारे मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर रहे थे, अलग अलग लोग अलग अलग मेडिसिन का, जैसा डॉक्टर उस समय प्रिस्क्राइब कर रहे थे वो आप ले रहे थे रेगुलरली। तो वो दवा तो आप खा रहे थे, लेकिन उस दवा को अगर आप रेगुलर खा रहे थे कोविड के समय, तो जाहिर सी बात है कि वो कोविड से आपका एक तरफ बचाव भी कर रहा था, लेकिन दूसरे साइड उसका कोई ना कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट भी होगा। तो सारा एडवांटेज ही नहीं, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है जो आप मेडिसिन लेते हो। उसी तरीके से एडवांटेज अकाउंटिंग का हम लोगों ने पहले पढ़ा, अकाउंटिंग करने का कुछ फ़ायदा भी है, लेकिन इसमें बोले ना, हर चीज़ जो है वो 100% आपका एडवांटेज वो नहीं दे सकता है, लाभ नहीं दे सकता। उसका कुछ लिमिटेशन भी होता है, कुछ डिमेरिट भी होता है। हर इंसान अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ बुराइयां भी होती है। उसी तरीके से अकाउंटिंग का जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि अकाउंटिंग सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है ट्रांजेक्शन का, तमाम चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके देता है हमें, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है, तमाम चीज़ें अकाउंटिंग करके देता है। इसके बावजूद कुछ डिमेरिट तो होता ही है, कुछ लिमिटेशन तो होता ही है। जैसे जब अभी तो हमारी हाइट बहुत हो गई है, आप लोग का भी हाइट अच्छा खासा हो गया होगा अभी, लेकिन जब आप सोचो कि आप जब छोटे बच्चे थे तब जो स्विच बोर्ड आपको ऑन करना होता था, फ़ैन ऑन करना है, लाइट ऑन करना है, तो उस समय क्या करते थे आप? या तो किसी चेयर का सहारा लेते थे, किसी टेबल पे चढ़ जाते थे, या किसी के गोद पे चढ़ जाते थे कि भाई हमें ऑन करना है स्विच। उस समय आपको बहुत लगता होगा कि हम अपने हाथों से ही खुद से हम सारे स्विच को ऑन करें, ऑफ करें, ये उस समय आपको लगता होगा। लेकिन उस समय आपकी लिमिटेशन क्या थी? उस समय आपकी लिमिटेशन थी, आपका हाइट उस समय उतना नहीं था कि आप स्विच बोर्ड को जो है आपका उसको ऑन ऑफ कर सको, लाइट फैन ऑन कर सको। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग का अभी क्या लिमिटेशन है? ये भी कुछ काम ऐसा है जो नहीं कर सकता है, जो कह सकते हैं कि आप उसका डिमेरिट भी है। उस समय आप नहीं कर सकते, अभी तो आप कर सकते हो, आपका हाइट हो गया, लेकिन हो सकता है किसी का हाइट ज़्यादा ना हो, तो अभी भी वो डंडे से, चेयर से या टेबल पे चढ़ के ये काम करते हैं, तो वो लिमिटेशन रह गया आपका। लेकिन बुद्धि तो बढ़ गई आपकी, एडवांटेज तो है, बहुत सारा काम तो आप करने लगे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान में कुछ मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है। तो जो मेरिट है, जो फंक्शन है, जो कार्य है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अकाउंटिंग में बात कर दी। अब हम बात करेंगे क्या डिमेरिट है, क्या लिमिटेशन है। बचपन में ऑन करना चाहते थे, नहीं कर पाते थे, तो उस समय आपका लिमिटेशन क्या था कि आप स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। लाइट जलानी है तो किसी को आवाज़ दे रहे हो, कुछ नहीं है चढ़ने को तो, है ना, फ़ैन ऑन करना है तब आप किसी को देख रहे हो, मतलब आपकी उस समय लिमिटेशन थी। अब अकाउंटिंग के बारे में हम जानेंगे कि क्या लिमिटेशन है, पॉइंट वाइज इसको हम समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो आपके नोट्स में है, हम वो सारे उस पॉइंट को समझाएंगे ताकि लाइन बाय लाइन आपको सारी बातें समझ में आए। तो सबसे पहला आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट।
देखिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, यानी अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है पर्सनल जजमेंट से। थोड़ा सा एग्जांपल से आपको हम बात समझाते हैं। कोई भी एसेट आप परचेस कर लो, एसेट अगर बात करें जो बिज़नेस को प्रॉफिट कमा के देता है, अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस को प्रॉफिट जो कमा कर देता है, जो बिज़नेस को चलाने में मदद करता है, वो बिज़नेस के लिए क्या कहलाता है? पॉइंट नंबर 1 समझा रहे हैं, वो बिज़नेस के लिए एसेट कहलाता है। इसके पहले अगर वीडियो आपको ने देखा होगा तो थोड़ा सा हम एसेट को एक्सप्लेन किए थे। जो बिज़नेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करे, वो एसेट है। जैसे आपका हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारा क्या है? बिज़नेस के लिए एसेट है, और ये बिज़नेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करता है, तो ये बिज़नेस के लिए एसेट है। आपको आपके लाइफ को चलाने में, या कह सकते हो कि आपको आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ हेल्प करता है? सबसे पहले आप अपने घर से आते होगे कॉलेज के लिए, तो क्या चीज़ आपको हेल्प करता है? आपका बाइसाइकिल। अभी हम इसी का एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा बात समझाते हैं। आपका जो बाइसाइकिल है ना, ये आपकी मदद करता है घर से आने जाने में। बताइए, क्या आपको ये मदद नहीं कर रहा है? बाइसाइकिल है, ये जो है आपकी मदद करता है आने जाने में घर से। तो आपके लिए तो ये एसेट हो गया। आपके लिए क्या हो गया? ये बाइसाइकिल एसेट हो गया, क्योंकि आपका लाइफ जो है आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपकी मदद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कि आप बोलोगे कि ये मेरे लिए एसेट है। बस अभी इतना ही एग्जांपल लो, बाकी सिर्फ पॉइंट को समझाएंगे। बाकी एसेट को हम बाद में बहुत अच्छे से डील करेंगे कि एसेट जो है वो कितना टाइप होता है एसेट का। फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है। फिक्स एसेट में आपका टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, करंट में आपका है ना, करंट में आपका होता है एक आपका लिक्विड एसेट होता है। तो ये तमाम बातें हम आपको समझाएंगे। खैर, तो ये आपके लिए एसेट है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। अब जाहिर सी बात है कि आपने अगर बाइसाइकिल खरीदा होगा 5,000 रुपये में, और अगर आप इसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बेचना चाहो, तो जाहिर सी बात है कि आपको 5,000 दाम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको 3,000 रुपये में साइकिल बेचना पड़े, या हो सकता है कि आपको 2,000 रुपये में साइकिल बेचना पड़े। तो जब भी आपने साइकिल परचेज़ किया तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करता है? डेप्रिसिएट करता है, उसका वैल्यू कम होता है। अब डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। जब ये साइकिल आप परचेज़ किए तो आप इस साइकिल को चलाते हो, तो इस साइकिल में आपका चेन होता है, वो घिस रहा है। साइकिल का जो टायर है, ट्यूब है, जो रिम है, इसका जो घंटी है, हैंडल है, जो बॉडी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है। धूप लग रहा है इस साइकिल के ऊपर, तो ये डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये साइकिल क्या हो रहा है? ख़राब हो रहा है। जैसे आप छोटे बच्चे थे तो उस समय से बोलते थे कि आप पैदा लिए तो आप 100 साल जियोगे। अब आप अगर मान लो 15 साल के हो गए, तो 15 साल से आप डेप्रिसिएट नहीं कर गए, मतलब आपका लाइफ कम नहीं हो गया, आपका लाइफ कम हो गया है। अब आप 15 साल, आपकी ज़िंदगी जितना भी आपको जीना था उससे 15 साल कम हो गया है। तो क्या साइकिल आप हज़ारों सालों तक चलाते रहोगे? अरे एक दिन आता होता है ना कि आप चलाते चलाते क्या बोलते हो, अब हमें नया साइकिल चाहिए। क्यों नया साइकिल चाहिए? ये साइकिल अब चलाने के लायक ही नहीं रहा। क्यों लायक नहीं रहा? डेप्रिसिएट कर गया है। क्यों डेप्रिसिएट कर गया है? अरे हवा, पानी, धूप, आप उसको लगातार चला रहे हो, घिस रहे हो साइकिल को, एकदम उठा पटक करके चला रहे हो, तोड़ फोड़ कर दे रहे हो, कभी पटक दे रहे हो। तो बताइए, 5,000 में खरीदे थे, उठा कर पटक दिया साइकिल को, उसको चला रहे हो, घसीट रहे हो ज़मीन पर, सारा काम आप कर रहे हो, और बोलो कि हम 5 साल के बाद या 2 साल के बाद हम उसको 5,000 में ही बेचेंगे। बेच पाओगे? नहीं। तो अगर आप 5,000 का साइकिल को 3,000 में बेच रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते 5,000 का साइकिल का वैल्यू अब 3,000 है, इसका मतलब 2,000 रुपया से जो है आपका डेप्रिसिएट कर गया है, या इसको बोलो कि डेप्रिसिएट कर गया है, इसको बोल सकते हो। यही क्या है? डेप्रिसिएशन। ये क्या है आपका? डेप्रिसिएशन। यानी 2,000 से साइकिल का वैल्यू कम हो गया है। क्यों? क्योंकि साइकिल घिस गया है, ख़राब हो गया है थोड़ा सा, इसीलिए 2,000 से साइकिल क्या हो गया? डेप्रिसिएट हो गया। अब बताइए कि ये जो 2,000 से साइकिल आपका घिस गया, अभी पूरा वर्ड मतलब नहीं समझाएंगे, डेप्रिसिएशन तो आपका एक चैप्टर भी है पढ़ना।
तो 2000 से जो ये डेप्रिसिएट कर गया है, क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई एग्जैक्ट तरीका है क्या? आप कैसे देख सकते हो साइकिल को? क्या आप साइकिल के पाइप के अंदर या जो भी इसका इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो भी चीज़ें इसमें, क्या आप उसको झांक करके देख सकते हो कि ये कितने से डेप्रिसिएट कर गया है? क्या 2000 से डेप्रिसिएट कर गया है? क्या 1000 से डेप्रिसिएट कर गया है? हम बोलेंगे कि हमने 1 साल पहले 5000 का साइकिल बाईसाइकिल ये वाला खरीदा था, हम बोलेंगे कि आप कितने में लेना चाहोगे? तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जजमेंट होगा। कोई बोलेगा सर ये बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है, हमको ये 1000 रुपये में दे दीजिए। कोई बोलेगा कि नहीं थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन है, हम 2000 में लेने को तैयार हो जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं और अच्छा कंडीशन है, हम 3000 में लेने को तैयार हो जाएंगे। कोई बोलेगा एकदम बेकार है, हम लेंगे ही नहीं। या कोई बोलेगा कि हम 500 रुपये में दे देते हैं, कोई बोलेगा हम 100 रुपये में देते हैं। तो 100 रुपये वाले को तो आप ऐसे ही भगा दोगे, भागो। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग लोग अलग अलग जजमेंट देंगे। अब क्या आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं कोई कितना डेप्रिसिएट कर गया है? अगर हम इंसान की बात करें, हालांकि ये इंसान कम बंदर ज़्यादा है, अगर हम इस इंसान की बात करें तो आप कैसे, कोई बता सकता है कि ये कितने साल जिएगा? क्या ये 100 साल जिएगा? क्या ये 105 साल जिएगा? क्या ये 90 साल जिएगा? या क्या ये 10 साल जिएगा? कोई कह सकता है क्या कि कौन कौन कितना? क्या आप उसके अंदर खोल करके देख सकते हो कि हाँ ये इसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये इतने साल जिएगा? लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है। कोई कितना साल में भी जा सकता है, कोई 100 साल, कोई 105 साल, और कोई 10 साल, और कोई इमीडिएट। ठीक है, तो कोई नहीं कह सकता है झांक करके कि कौन कितना साल जिएगा, है ना। तो उसी तरीके से साइकिल का अगर हम बात करें, कोई भी मशीन की बात करें, कोई भी इक्विपमेंट की बात करें, वो कितने से डेप्रिसिएट कर गया है, कितना से उसका वैल्यू कम हो गया है, ये कोई नहीं एग्जैक्टली बता सकता है। लेकिन फिर भी अगर बिजनेस में एसेट है, आपको अगर साइकिल बेचना है, तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितने से जो है वो डेप्रिसिएट किया है, यानी कितने से इसका वैल्यू कम हुआ है। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। आप कुछ और बोलोगे तो बहुत सारा तरीका दिया गया है आपका अकाउंटिंग में इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। क्या क्या दी मेथड दिया हुआ है? तो स्ट्रेट एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड आपका दिया हुआ है, WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। आप लोग को बेसिकली 2 मेथड पढ़ना है। तो बहुत सारा मेथड दिया गया है आपका इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। क्या मेथड है ये आपको पढ़ेगा तब पता चलेगा। बहुत सारा मेथड दिया हुआ है कैलकुलेट करने का। अब कोई बोलेगा, अब सबसे रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। कोई कैलकुलेट करेगा तो 2000 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा, किसी से 2500 का आएगा, किसी से 3000 का डेप्रिसिएशन आएगा। अलग अलग मेथड, अलग अलग डेप्रिसिएशन का यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो क्या हम बोलेंगे कि हम ये वाला मेथड लेंगे, इससे अलग डेप्रिसिएशन आएगा? आप बोलोगे कि हम ये वाला मेथड पिक करेंगे तो इससे कुछ और डेप्रिसिएशन आएगा आपका? तो बोलो कि यहाँ पर आप कुछ और मेथड चूज़ करोगे, हम कुछ और भी मेथड होता है कैलकुलेट करने का। मशीन आवर रेट मेथड, एन्युटी मेथड, बहुत सारा मेथड होता है कैलकुलेट करने का। तो अलग अलग मेथड आप चूज़ करोगे तो रिजल्ट भी डेप्रिसिएशन का अलग अलग आएगा। तो अगर मान लीजिए कि 2000 आएगा तो 3000 में बेचोगे। अगर डेप्रिसिएशन इस मेथड से कैलकुलेट करने पर मान लो कि आपका 3000 में आता है डेप्रिसिएशन, तो आप 2000 में बेचोगे। अगर किसी से 4000 डेप्रिसिएशन आता तो आप 1000 में बेचोगे। तो कहने का मतलब है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। आप पर्सनली अलग अलग जजमेंट, आप बोलते हो ये मेथड तो अलग रिजल्ट आएगा। क्या लिखा है? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। आप पर्सनली बोल रहे हो कि हमको ये वाला मेथड चाहिए, हम ये मेथड पिक करेंगे, अलग रेट डेप्रिसिएशन आएगा, आप दूसरे अलग दाम में बेचोगे। हम बोलेंगे ये मेथड हमसे, इससे डेप्रिसिएशन ये वाला कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है कि इससे आ जाए आपका 3000 रुपये, तो आपको 2000 में बेचोगे। कोई मशीन आवर रेट मेथड है, वो मेथड पिक किया, मशीन आवर रेट मेथड, तो उससे मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कि 4000 रुपये आया, तो 1000 में बेचोगे। तो अलग अलग जो है आपका मेथड पिक करोगे तो अलग अलग आपका रिजल्ट भी आएगा। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अब बताइए, इतना सारा मेथड है आपका, अलग अलग मेथड से अलग अलग आप कैलकुलेट करोगे और हर चीज़ से अलग अलग रिजल्ट आएगा, तो ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का डिमेरिट नहीं हो गया? अरे आप एक चीज़ बताइए ना, कितना 2000 3000, कोई एक चीज़ फिक्स बताइए। बोला अकाउंटिंग बोलता हम फिक्स बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमको अगर बेचना है तो कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ेगा, तो तरीका दिया है। लेकिन हम अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके को अगर हम चूज़ करते हैं, पिक करते हैं, तो अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो ये तो डिमेरिट हो गया।
आपको एग्जैक्ट बता ही नहीं रहे हैं। कोई बोलता है 2000 में, कोई बोलता है 1000 में घटाने के बाद, कोई बोलता है 2000 में, कोई बोलता है 1000 में, तो गलत तरीका हो गया। तो यही एक तरह से क्या हो गया, लिमिटेशन या कह सकते हो डिमेरिट हो गया। किसका? तो अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा है कि कितना डेप्रिसिएशन, कोई भी बता नहीं सकता है, मेथड दिया है। तो आप क्या है, अलग अलग मेथड अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, तो ये क्या हो गया, अकाउंटिंग का लिमिटेशन हो गया। अलग अलग क्यों, सब में एक ही क्यों नहीं, एग्जैक्ट क्यों नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, इसलिए क्या हो गया कि ये जो है आपका अकाउंटिंग का ये लिमिटेशन हो गया। क्या? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। हम बोलेंगे ये मेथड, आप बोल पर्सनल जजमेंट, हम बोलेंगे एसएलएम चुनेंगे, आप बोलेंगे क्या, हम डब्ल्यूडीबी चुनेंगे, आप बोलिएगा क्या, मशीन आवर मेथड। तो अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग मेथड को चुनेगा, जिससे रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। क्लियर है बात? ठीक है, ये तो आपका अकाउंटिंग का लिमिटेशन हो गया। अब ये सारा जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, इसका अलग अलग मेथड होने की वजह से ये पर्सनल जजमेंट जो है हर अकाउंटेंट का वो अलग अलग हो जाता है, और इसकी वजह से ये भी अकाउंटिंग का क्या डिमेरिट है, आप कह सकते हो। ये बात आपका क्लियर हुआ, समझ में आया कि अलग अलग मेथड चूज़ करने पे अलग अलग रिजल्ट आता है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू आता है। इसीलिए ये इसको ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड है तो वो अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। इसीलिए ये क्या है, एक डिमेरिट कह सकते हो, एक लिमिटेशन कह सकते हो अकाउंटिंग का। इसके बाद पहला मेथड आपको समझ में आया। दूसरा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग किस पे बेस्ड होता है, आधार क्या होता है, तो वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग में। बहुत सारा आपका क्या है, कंसेप्ट और कन्वेंशन यहाँ पर है, जिसको अकाउंटिंग में आप उसको फॉलो। तो कंसेप्ट एंड कन्वेंशन को हम एक्चुअली में यूनिट नंबर 2 में आपको पूरा समझाएंगे कि किस क्या क्या कंसेप्ट है। लेकिन उसमें से एक कंसेप्ट आपका है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, या आपका कॉस्ट कंसेप्ट इसे हम कहते हैं। हाँ, एक है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, या इसे हम कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। देखिएगा इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट बोलिए या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, और इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग भी करते हैं। क्या ये कंसेप्ट कहता है और क्यों ये जो कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग के लिमिटेशन में आया है, देखिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। आप कोई भी सामान जब परचेज करते हो तो उसका वैल्यू अभी कुछ और बाद में कुछ होता है। जैसे मान लो कि अभी आपने एक बिल्डिंग परचेस किया बिजनेस के लिए। क्या परचेस किया? बिल्डिंग परचेस किया, बिजनेस चलाना है। और बिल्डिंग कितने में परचेस किया? सपोज मान लो 10 लाख रुपीज़ में परचेस किया, 10 लाख रुपए में आपने ये बिल्डिंग परचेस किया। अब आपने परचेस किया तो इस बिल्डिंग का बताइए कॉस्ट यानी लागत कितना है, कॉस्ट कितना है? 10 लाख आपने जितना में खरीदा, आपको लागत यानी कॉस्ट उतना ही में पड़ा। अब ये बिजनेस चल रहा था, इस पर कुछ डेप्रिसिएशन भी होता है। मान लो कि अभी इस बिजनेस का जो बिल्डिंग आपने परचेस किया है, इसका मार्केट वैल्यू अगर आप लगाते हो तो 11 लाख है। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू इसका कितना है? 11 लाख। या हो सकता है इसका मार्केट वैल्यू 12 लाख हो, या हो सकता है अभी आपने खरीदा है, एक आध साल के बाद इसका मार्केट वैल्यू 15 लाख हो जाए। हो सकता है ना, हो सकता है। अगर कोई बहुत ऐसा अच्छा जगह पर आपने बिजनेस सेटअप किया है तो इस बिल्डिंग का भी वैल्यू बढ़ सकता है। तो आपने खरीदा था कितना में? 10 लाख में, और अभी इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 15 लाख रुपये। तो बताओ कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे इस एसेट को? 15 लाख पे कर दे, जो कि मार्केट वैल्यू है। अगर मार्केट में इस बिल्डिंग को बेचोगे तो 15 लाख में बिक जाएगा। तो क्या आप 15 लाख में रिकॉर्ड करोगे या 10 लाख में? अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है
जो कि इसमें आता है आपका एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि आपने जिस कॉस्ट पर एसेट को परचेज किया है उसी कॉस्ट पर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे और उसी पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल अब मार्केट वैल्यू 15 है, आप कर रहे हो उसको 10 पे ही रिकॉर्ड, तो मार्केट में तो 15 है, अगर बेचोगे तो 15, लेकिन आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा है? अगर कोई भी देखेगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान देना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग देखेगा, बोलेगा कि कितने का बिल्डिंग है इसका, वो दिखेगा बैलेंस शीट में आपका कितना दिखेगा, मान लो अभी 10 लाख का बिल्डिंग दिख रहा है, जबकि एक्चुअली मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट में बेचोगे तो 15 लाख है। लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि 10 लाख पे इसको रिकॉर्ड करो। लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल लिमिटेशन है, क्या डिमेरिट नहीं है। एक्चुअली कितना है, 15, मार्केट में बेचोगे तो 15 मिलेगा, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट किस में कर दिया गया कि 10 पे रिकॉर्ड करो, तो आप 10 पे रिकॉर्ड करोगे। तो इसीलिए ये क्या है आपका लिमिटेशन में आता है। तो अकाउंटिंग किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। तो जो अकाउंटिंग है हमारा वो किस पे बेस्ड होता है, आधारित होता है। जैसे आपका इस बिल्डिंग का बेस ज़मीन पे होता है तब इस पे खड़ा है, उसी तरीके से जो अकाउंटिंग है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जो अकाउंटिंग है वो किस पर खड़ा है, किस पे बेस्ड है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड है। और उसी में से एक कंसेप्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट, जिसमें ये कहता है कि जो भी आप एसेट परचेस किए उसके कॉस्ट प्राइस पे आप उसको रिकॉर्ड करो। भले ही इसका मार्केट वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है वो भी मत लिखो, भले 10 लाख से कम है वो भी मत लिखो, अगर इसका वैल्यू 9 लाख भी है वो भी मत दिखाओ, इसका वैल्यू 15 लाख है मत दिखाओ। कितने पे दिखाओ, जितने पे आपने परचेस किया है उतने पे दिखाओ और उसी पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। क्लियर है? तो मान लो कि एक साल में ये कैलकुलेट होता है 10 लाख पे, मान लो कि आप इसको रिकॉर्ड किए 10 लाख पे, मान लो क्या आपको करना ही है 10 लाख पे रिकॉर्ड, और 10,000 से डेप्रिसिएट कर गया, ये 10 लाख का जो है 10,000 से डेप्रिसिएट, तो 10 लाख में 10,000 आप माइनस करके इस बिल्डिंग का वैल्यू दिखाओगे। 15 लाख में 10,000 नहीं माइनस करोगे, जितने में खर्च किया है उससे माइनस करोगे आप डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये डिमेरिट नहीं है कि मार्केट वैल्यू कुछ और है और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 10 लाख, तो आप ही देखोगे, बोलोगे कि ये बिल्डिंग आप देखने आओ, मान लो आप बोलोगे कि देखते हैं कि कितना का एसेट है इसके पास, जिसमें आपका नज़र किस पे पड़ा, बिल्डिंग पे। बिल्डिंग का है वैल्यू कितना, 15 लाख, लेकिन आपको दिख रहा है कितना, बोलिए 10 लाख का ही है बस, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितना है 15 लाख। तो 15 लाख का दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हमारे एसेट का वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि नहीं, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि 10 लाख पे रिकॉर्ड करो। तो ये तो एक डिमेरिट हो गया, एक लिमिटेशन हो गया आपका अकाउंटिंग का। तो ये इस कारण से भी क्या होता है आपका, ये आपका लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, डिमेरिट है, क्या कर सकते हो आप इसका, कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब आपको बताएंगे हम जब एक्चुअली में डेप्रिसिएशन वगैरह पढ़ाएंगे तो कॉस्ट प्राइस पर भी क्यों करते हैं ये भी हम आपको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप ये समझो, जितने में आपने एसेट परचेज किया, जितने का लागत है, जितने का कॉस्ट है, आप उतने पर ही इसको रिकॉर्ड करोगे। 15 लाख हो तो भी नहीं, 9 लाख है तो भी नहीं, कितने में खरीदे हैं, 10 तो 10 में। चलो ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम आपको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 ये हो गया है। पॉइंट नंबर 3 आप लोग पढ़ के रखना, तो यहाँ से हम आपका जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारा चीज़ आपका लगभग समझा हुआ है, एक कंसेप्ट को देखिए, ये आप देख लेना, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी मैंने आपको अभी अभी समझा दिया है, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 जो है आप ऑलरेडी समझ चुके हो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।